हेलो स्टूडेंट, आज हम चैप्टर नंबर 7 पढ़ेंगे सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न का मतलब है कि सेल का विभाजन होना। सेल का विभाजन होना है यानी एक सेल से दो सेल फॉर्म होने, यानी कि सेल से न्यूली सेल फॉर्म होना। फिर फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, जो प्री एग्जिस्टिंग सेल है उससे न्यू सेल फॉर्म होने की जो प्रोसेस है उसी प्रोसेस को हम सेल डिवीजन बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू सेल थ्योरी, एवरी सेल अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल, मीन्स एवरी सेल प्री एग्जिस्टिंग सेल से फॉर्म हुई है और प्री एग्जिस्टिंग सेल से जो न्यू सेल फॉर्म होती है वो प्रोसेस को सेल डिवीज़न बोलते हैं। तो सभी ऑर्गेनिज्म सेल से बने हैं। इसका मतलब क्या है कि सेल ऑर्गेनिज्म का बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है और सेल प्री एग्जिस्टिंग सेल से फॉर्म हो रहा है तो प्री एग्जिस्टिंग सेल से न्यू सेल फॉर्म हो रहे हैं, यानी कि नंबर इंक्रीज हो रहे हैं सेल के। तो जो प्रोसेस है इंक्रीज होने का उसे हम सेल डिवीजन बोलते हैं और उसी सेल से ऑर्गेनिज्म बनते हैं। तो लाइफ ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म, जो सभी ऑर्गेनिज्म की जो लाइफ है वो एक सिंगल सेल से बनती है। तो जो सिंगल सेल से वो स्टार्ट करती है अपनी लाइफ तो उसे हम जाइगोट बोलते हैं। मीन्स लाइफ ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म स्टार्ट फ्रॉम द सिंगल सेल। फिर ऑर्गेनिज्म वो मल्टी सेल्यूलर हो या यूनिसेल्यूलर। अगर ऑर्गेनिज्म मल्टी सेल्यूलर है तो ऐसे मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म की लाइफ एक सिंगल सेल से स्टार्ट होती है जो कि जाइगोट है। वो जाइगोट से गैमेट फॉर्म होते हैं और गैमेट और स्पोर्स फॉर्म होते हैं और जिससे एम्ब्रियो तैयार होता है। एम्ब्रियो के अंदर एक सेल प्रेजेंट रहती है, उस सेल का डिवाइडेशन होता है, यानी कि उस सेल से सेल डिवीजन होता है और नंबर इंक्रीज होता है। जो सेल डिवीजन के प्रोसेस है वो रिपीटेड होती रहती है और रिपीटेड होने से उसके अंदर नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो जाते हैं। फिर नंबर ऑफ सेल से टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनती है और पूरी ऑर्गन सिस्टम से एक अडल्ट ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता है। तो क्या हुआ कि जो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है वो सिंगल सेल से अपनी लाइफ स्टार्ट करता है और पूरे बॉडी फॉर्म करता है। तो बॉडी जो फॉर्म होती है उसकी ग्रोथ होती है, उसकी डेवलपमेंट होती है और उसका रिप्रोडक्शन होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर जो ग्रोथ है वो ग्रोथ सेल डिवीजन के ऊपर डिपेंड है। इसलिए हम क्या बोल रहे हैं कि ग्रोथ ऑफ एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन सेल डिवीज़न। तो अभी यहाँ पे एक आप लोगों को समझ में आ गया कि सेल क्या है। सेल बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है अपने लाइफ का। और अकॉर्डिंग टू सेल थ्योरी हमने क्या पढ़ा कि सेल जो है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से फॉर्म होती है और सभी सेल प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही फॉर्म हुई है और सभी जो सेल फॉर्म हुए उसी सेल से सभी ऑर्गेनिज्म ये वर्ल्ड में फॉर्म हुए। ये वर्ल्ड में जो लाइफ है वो इस सेल से स्टार्ट हुआ है। तो सेल ये सिंगल सेल होगी या मल्टी सेलुलर होगी। सिंगल सेल है तो उसके अंदर भी सेल का डिवीज़न होगा, मल्टी सेलुलर है तो उसके अंदर भी सेल का डिवीज़न होगा। अभी देखो यहाँ पे जो यूनिसेलुलर है, जो सिंगल सेल है, उसके अंदर सेल डिवीज़न होता है तो क्या होता है, उसका रिप्रोडक्शन होता है। एक सेल से दो सेल बन गई तो पहले वाली सेल तो डिस्ट्रॉय हो गई, लेकिन उससे जो दो सेल बनी है वो अपनी सेपरेटली लाइफ फॉर्म कर रही है। तो इसका मतलब क्या, नंबर तो इंक्रीज हुए लेकिन क्या हुआ, रिप्रोडक्शन हुआ। तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल डिवीज़न ये रिप्रोडक्शन फॉर्म करता है और मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल डिवीज़न ये ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ करता है, डेवलपमेंट करता है एंड रिप्रोडक्शन फॉर्म करता है। वो कैसे करता है, तो ग्रोथ आप लोगों को पता है कि एक अडल्ट ऑर्गेनिज्म कैसे बनता है, जब वो
फॉर्म होता है। जैसे ही वो बॉर्न होता है तो छोटा रहता है, फिर धीरे धीरे उसकी हाइट बढ़ती है, उसकी साइज़ बढ़ती है, उसमें डेवलपमेंट होता है, और फिर एक ऐसा टाइम आ जाता है कि पूरा उसका साइज़ बढ़ जाती है, डेवलपमेंट हो जाती है, फिर उसके अंदर एक नया उसके जैसा आइडेंटिकल स्ट्रक्चर फॉर्म होने लग जाता है, तो उसे हम रिप्रोडक्शन बोलते हैं। उसके जैसा ही स्ट्रक्चर फॉर्म होना, इसका मतलब उसका रिप्रोडक्शन हुआ। री यानी कि रिपीट, और प्रोडक्शन मीन्स फॉर्म, निर्माण करना। तो क्या हुआ, उसके जैसा ही उसका निर्माण हो गया, तो उसे हम रिप्रोडक्शन बोलते हैं। तो जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उसके अंदर ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होती है और रिप्रोडक्शन होती है। वो किसकी वजह से, फ्रॉम द नंबर जो इंक्रीज हो रहे, रिपीटेडली प्रोसेस फॉर्म हो रहे इन सेल की इंक्रीज होने की, जिसे हम सेल डिवीजन बोलते हैं, उससे ये प्रोसेस फॉर्म होती है। तो ऑर्गेनिज्म के अंदर मल्टी सेलुलर हो या यूनिसेलुलर, सभी ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल डिवीजन की प्रोसेस होती है। अभी हम देखेंगे कि सेल डिवीजन की प्रोसेस कैसे होती है। देखो, एवरी सेल, हर एक सेल कैपेबल होती है सेल डिवीजन के लिए। तो इसमें क्या होता है कि जो सेल जो है, जो डिवाइड होने वाली है, उसके अंदर दो डिस्टिंक्ट फेज फॉर्म होते हैं। एक कि जो वो डिवाइड होने के लिए अपने बॉडी के अंदर प्रिपरेशन करती है, और दूसरा कि प्रिपरेशन करने के बाद एक्चुअल में डिवाइड होती है। ऐसे दो इवेंट्स उसके बॉडी के अंदर होते हैं। उसके लाइफ के अंदर ये प्रोसेस जो है, डिवीजन होने की प्रोसेस जो है, वो कंटिन्यूसली फॉर्म होती है। डिवाइड हुआ कि फिर वापस वो प्रिपरेशन करते हैं, वापस वो डिवाइड होते हैं, वापस प्रिपरेशन करते हैं, वापस डिवाइड करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो साइकिल है वो कंटिन्यूसली फॉर्म होते रहते हैं। एक डिवीजन के बाद दूसरी डिवीजन फॉर्म होती है, लेकिन दोनों डिवीजन के अंदर का जो पीरियड है वो प्रिपरेशन पीरियड रहता है। वो प्रिपरेशन पीरियड के अंदर उसके बॉडी में नंबर ऑफ इवेंट्स फॉर्म होते हैं। जो इवेंट्स एक सीरीज में फॉर्म होते हैं, एक सिक्वेशनल सीरीज में वो ऑकर होते हैं। वो जो चेंजेस हैं, वो चेंजेस उसके अंदर रेगुलरली फॉर्म होते हैं एक साइक्लिक मैनर में। क्या हुआ, डिवाइड हुआ, फिर चेंजेस हुए, फिर डिवाइड हुआ, फिर चेंजेस हुए, फिर डिवाइड हुआ, फिर चेंजेस हुए। एक कंटिन्यूसली एक साइकिल फॉर्म कर रहा है। तो ये जो सीक्वेंस उसके अंदर जो फॉर्म हो रही है चेंजेस की, इसी चेंजेस को, यानी कि द सीरीज ऑफ चेंजेस that take place regularly in cyclic order during the formation of new cell. न्यू सेल के फॉर्मेशन के टाइम चेंजेस होते हैं साइक्लिक मैनर में सेल के अंदर, उसे बोलते हैं सेल साइकिल। तो सेल साइकिल का मतलब क्या हुआ कि द पीरियड बिटवीन टू सक्सेसिव डिवीजन, दो सक्सेसिव डिवीजन है, उसके अंदर जो पीरियड है वो पीरियड को हम जनरेशन टाइम बोलेंगे। और ये जनरेशन टाइम के अंदर एक सीरीज फॉर्म हो रही है चेंजेस की। तो ए सीरीज ऑफ चेंजेस और सिक्वेशनल इवेंट्स विच ऑकर इन द लाइफ ऑफ डिवाइडिंग सेल इज कॉल्ड सेल साइकिल। तो द सेल साइकिल यानी कि जनरेशन टाइम इज डिफाइंड एज द सिक्वेशनल एंड program events that take place regularly and in cyclic manner during the life of cell is called as cell cycle। तो अभी आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सेल साइकिल का मतलब क्या है, कि सिक्वेशनल इवेंट्स ऑकर इन द लाइफ ऑफ सेल इज कॉल्ड एज सेल साइकिल। सिक्वेशनल इवेंट्स सेल के लाइफ में फॉर्म होते हैं एक साइक्लिक मैनर में, उसे हम सेल साइकिल ऐसे बोलते हैं।
यहाँ पे हमें सेल साइकिल का स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन दिख रहा है। इसमें हमें क्या दिख रहा है कि सेल साइकिल दो डिवीजन में फॉर्म हो रही है। देयर आर टू फेज ऑफ सेल साइकिल, दैट इज इंटरफेज एंड एम फेज। एम फेज के अंदर हमें एक्चुअल डिवीजन दिख रहा है। क्या दिख रहा है? माइटोसिस, एक न्यूक्लियर डिवीजन, और दूसरा साइटोकाइनेसिस जो साइटोप्लाज्मिक डिवीजन है। तो एम फेज क्या हुआ? एक्चुअल डिवीजन हुआ। और जो इंटरफेज है, ड्यूरिंग इंटरफेज सेल अंडरगोज ग्रोथ और रेस्ट एज पर द नीड। सेल इंटरफेज के टाइम क्या करती है कि वो रेस्ट करती है और ग्रोथ करती है, वो ग्रोथ करने लग जाती है। तो यहाँ पे जो ग्रोथ फॉर्म होती है इंटरफेज के अंदर, क्या ग्रोथ होगी कि वो प्रिपरेशन करेगी। प्रिपरेशन किसका करेगी? जो डिवाइड एक्चुअल डिवीजन के लिए उसे जो रॉ मटेरियल लगने वाला है उसका वो प्रिपरेशन करेगी। तो प्रिपरेशन ये 3 मैनर में करेगी। एक ग्रोथ फर्स्ट में करेगी, दूसरा सिंथेटिक फेज में करेगी, और तीसरा ग्रोथ सेकंड फेज में करेगी। क्या करेगी? उसके अंदर जो मटेरियल है डिवाइड होने वाला, वो मटेरियल का वो सिंथेसाइज करने वाली है। तो वो सिंथेसाइज करने के लिए उसे एनर्जी की आवश्यकता होगी। फिर उसके साथ उसे वो जो डीएनए का मटेरियल है, न्यूक्लियर मटेरियल जो है जिसका वो एक्चुअल में डिवाइड करने वाले हैं, वो डीएनए का मटेरियल उसके बॉडी के अंदर कैसे थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर है, क्रोमैटिड नेचर में है। तो उसे वो डबल स्टैंडर्ड करेगी, यानी कि उसका रेप्लिकेशन करेगी। तो रेप्लिकेशन के लिए उसे वहाँ पे प्रोटीन की ज़रूरत पड़ेगी, राइबोसोमल न्यूक्लिक एसिड की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसे क्या प्रिपरेशन करना है कि प्रोटीन का फॉर्मेशन करना है, राइबोसोमल न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन करना है, फिर उसे एनर्जी भी फॉर्म करनी है जिसकी वजह से जिससे वो सिंथेसाइज करेगी, वो क्रोमैटिन मैट्रिक्स का डबल स्टैंडर्ड में सिंथेसाइज करेगी। इसलिए उसके बॉडी वो इंटरफेज के अंदर प्रिपरेशन करेगी किसका? एटीपी मॉलिक्यूल्स का प्रिपरेशन करेगी, आरएनए मॉलिक्यूल्स का प्रिपरेशन करेगी, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स का प्रिपरेशन करेगी, और उस मॉलिक्यूल से वो डीएनए मॉलिक्यूल का रेप्लिकेशन यानी कि सिंथेसिस करेगी। इसकी वजह से क्या हो गया कि इंटरफेज के अंदर फर्स्ट में ग्रोथ होगी, यानी कि फॉर्मेशन होगा एटीपी का, आरएनए का और प्रोटीन का, और उसके बाद उससे वो मटेरियल से वो क्रोमैटिन मैट्रिक्स का रेप्लिकेशन करेगी, यानी कि सिंथेसिस करेगी, और सिंथेसिस कंप्लीट होने के बाद वो वापस डिवाइड होने के लिए अपने बॉडी के अंदर वापस एनर्जी फॉर्म करेगी, वापस वो प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगी। तो उसकी जो इंटरफेज जो है वो प्रिपरेटिंग फेज बन गई, जिसके अंदर उसने क्या किया? प्रिपरेशन किया, एटीपी मॉलिक्यूल फॉर्म किया, एनर्जी किया, फिर प्रोटीन किया, फिर सिंथेसाइज किया, ये सब उसने प्रिपरेशन कर लिया। फिर उसके बाद वो डिवाइड हुई। तो यहाँ पे हमें ये दिख रहा है कि एम फेज जो है शॉर्ट फेज दिख रहे हैं और इंटरफेज हमें थोड़ी लॉन्ग दिख रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर ये अलग अलग इवेंट्स होने वाले हैं। कौन से इवेंट्स होने वाले हैं? ग्रोथ फर्स्ट होने वाली है, सिंथेटिक फेज होने वाली है, फिर ग्रोथ सेकंड फेज होने वाली है। और जो एक्चुअल डिवीजन है उसके अंदर भी 2 डिवीज़न होने वाले हैं। एक न्यूक्लियस का डिवीज़न होगा और न्यूक्लियस के डिवीज़न के बाद साइटोप्लाज्म का डिवीज़न होगा। तो जो प्रिपरेटिंग फेज है, प्रिपरेशन करने के लिए उसे ज़्यादा टाइम लगेगा और डिवाइड होने के लिए उसे कम टाइम लगेगा। इसलिए यहाँ पे जो ये साइक्लिक मैनर दिखाया है वो साइक्लिक मैनर के अंदर इंटरफेज के लिए ज़्यादा टाइम दिखा है और एम फेज के लिए हमें कम टाइम दिख रहा है। अभी जो इंटरफेज है वो हम पढ़ेंगे। इंटरफेज में एक्चुअल में क्या होता है वो हम पढ़ेंगे। अभी देखो, फर्स्ट इंटरफेज इज द स्टेज बिटवीन 2 सक्सेसिव सेल डिवीजन। अभी यहाँ पे एम फेज दिख रहा है आपको, तो एम फेज के बाद इंटरफेज होता है, वापस एम फेज फॉर्म होता है, फिर वापस इंटरफेज होता है, वापस एम फेज फॉर्म होता है। तो क्या हो गया?
डिवीजन होने के बाद इंटरफेज और इंटरफेज फॉर्म होने के बाद वापस डिवीजन। तो दो स्टेज हो गई डिवीजन की, सक्सेसिव डिवीजन की दो स्टेज हो गई। इसके अंदर का जो पीरियड है इसे इंटरफेज बोलेंगे। अभी ये इंटरफेज है, लॉन्गेस्ट फेज है सेल साइकिल की। क्यों लॉन्गेस्ट है? क्योंकि इसके अंदर उसे प्रिपरेशन करना है, पहले ग्रोथ करना है, फिर सिंथेसिस करना है क्रोमेटेड मटेरियल का, फिर वापस उसको ग्रोथ फॉर्मेट करना है। इसलिए वो कैसी है? लॉन्गेस्ट फेज है सेल साइकिल की, ड्यूरिंग विच सेल इज हाईली एक्टिव एंड प्रिपेयर इटसेल्फ फॉर द सेल डिवीजन। देखो, इंटरफेज के टाइम सेल जो है वो हाईली एक्टिव रहती है और वो खुद अपने आप प्रिपेयर करती है डिवाइड करने के लिए। अपने आप अपने बॉडी के अंदर वो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स का प्रिपरेशन करती है, एटीपी मॉलिक्यूल का प्रिपरेशन करती है। तो क्या हो गया? वो हाईली एक्टिव है, वो एक्चुअल में रेस्टिंग है, लेकिन कैसी है? मेटाबॉलिकली वो एक्टिव है। इसलिए ए फेज को हम जो इंटरफेज है उसे हम प्रिपरेटिंग फेज ही बोलेंगे और रेस्टिंग फेज ही बोलेंगे। इन द इंटरफेज इज divisible into three subphase, that is growth first phase, synthetic phase and growth second phase। तो इंटरफेज क्या कर रही है कि थ्री सब फेज में डिवाइड हो रही है। पहले ग्रोथ फर्स्ट, सेकंड एस फेज और थर्ड ग्रोथ सेकंड फेज। फर्स्ट प्रिपरेशन करेगी, वो प्रिपरेशन से वो सिंथेटिक फेज फॉर्म करेगी और फिर वापस वो ग्रोथ फॉर्म करेगी। तो जिसमें प्रिपरेशन किया फर्स्ट उसे ग्रोथ फर्स्ट फेज बोलेंगे। फिर वो ग्रोथ फर्स्ट से वो सिंथेसिस करेगी तो वो सेकंड फेज हो गई सिंथेटिक फेज, और उसके बाद वो वापस प्रिपरेशन करेगी तो उसे ग्रोथ सेकंड फेज बोलेंगे। और ग्रोथ सेकंड फेज के बाद वो डिवाइड होने के लिए तैयार हो जाएगी, यानी कि एम फेज में जाएगी। एम फेज में वो पहले फर्स्ट न्यूक्लियर फेज का डिवीजन करेगी, न्यूक्लियस का डिवीजन करेगी, उसके बाद वो साइटोप्लाज्म का डिवीजन करेगी। तो अभी देखो हम फर्स्ट पढ़ेंगे ग्रोथ फर्स्ट फेज। अभी हम देखेंगे ग्रोथ फर्स्ट फेज यानी कि G1 फेज। दिस इज ऑल्सो नोन एज अ फर्स्ट गैप पीरियड और फर्स्ट ग्रोथ पीरियड। अभी यहाँ पे देखो ये G1 फेज को फर्स्ट गैप पीरियड भी बोलते हैं और फर्स्ट ग्रोथ पीरियड भी बोलते हैं। इसे फर्स्ट गैप पीरियड और द पोस्ट गैप फेज ऐसे भी बोलते हैं। अभी पोस्ट और प्री ये दो वर्ड आप सबको मालूम है क्या है कि सेल साइकिल के अंदर इंटरफेज जो फॉर्म होती है उसके बाद एम फेज फॉर्म होती है, एम फेज के बाद वापस इंटरफेज फॉर्म होती है। तो क्या हुआ कि दो सक्सेसिव डिवीजन है एम फेज के। तो डिवीजन होने के पहले जो ग्रोथ होती है वो ग्रोथ सेकंड है, और डिवीजन होने के बाद जो ग्रोथ स्टार्ट होती है वो है ग्रोथ फर्स्ट। इसलिए ग्रोथ फर्स्ट को हम फर्स्ट गैप पीरियड बोलेंगे, यानी कि पोस्ट गैप पीरियड बोलेंगे। पोस्ट का मतलब क्या है? बाद में, और प्री का मतलब है पहले। तो पहले क्या हुआ कि ग्रोथ सेकंड होने के बाद डिवीजन हुआ, फिर डिवीजन होने के बाद वो फिर प्रिपरेशन करने लग गई, यानी कि ग्रोथ फर्स्ट फॉर्म करने लगी। इसलिए ग्रोथ फर्स्ट को हम पोस्ट गैप फेज भी बोलेंगे और फर्स्ट गैप फेज भी बोलेंगे, और ग्रोथ सेकंड को हम क्या बोलेंगे? प्री गैप फेज बोलेंगे और सेकंड गैप फेज बोलेंगे और सेकंड ग्रोथ पीरियड भी बोलेंगे। तो यहाँ पे ये फर्स्ट पॉइंट अपना क्लियर हुआ। क्या हुआ कि ग्रोथ फर्स्ट यानी कि G1 फेज को, और दूसरा नाम है फर्स्ट गैप पीरियड और फर्स्ट ग्रोथ पीरियड और पोस्ट गैप पीरियड, पोस्ट गैप पीरियड। नेक्स्ट है इट स्टार्ट इमीडिएटली आफ्टर सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न के बाद ये
इमीडिएटली स्टार्ट हो जाती है। एक बार सेल का डिवीजन हो गया, सेल का न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ, फिर उसके बाद साइटोप्लाज्म का डिवीजन हुआ, तो एक सेल से 2 सेल बन गई और वापस सेल जो है वो इंटरफेज के अंदर चली गई। तो इंटरफेज के कौन से फेज में चली गई? ग्रोथ फर्स्ट फेज में चली गई, वो वापस प्रिपरेशन करने के लिए रेडी हो गई। तो ये जो पीरियड जो है वो ग्रोथ फर्स्ट इमीडिएटली स्टार्ट हो जाता है सेल डिवीजन के बाद। सेल परफॉर्म द RNA सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस एंड सिंथेसिस ऑफ मेम्ब्रेन्स ड्यूरिंग दिस फेज। अभी देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये ग्रोथ फर्स्ट के अंदर सिंथेसिस होगी। किसकी सिंथेसिस होगी? RNA मॉलिक्यूल्स की सिंथेसिस होगी। RNA मॉलिक्यूल्स कौन से हैं? मैसेंजर RNA, ट्रांसफर RNA और राइबोसोमल RNA की सिंथेसिस होगी। उसके बाद इसके अंदर प्रोटीन की भी सिंथेसिस होगी और जो दूसरे जो मेंबर्स हैं, मेम्ब्रेन्स हैं, यानी कि जो ऑर्गेनेल्स हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, वो सभी ऑर्गेनेल्स के जो मेम्ब्रेन्स है उसकी भी सिंथेसिस इसके अंदर होगी, ग्रोथ फर्स्ट के अंदर होगी। और ATP मॉलिक्यूल्स की भी सिंथेसिस होगी। ATP मॉलिक्यूल्स की सिंथेसिस होगी यानी कि सिंथेसिस ऑफ रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर द एस फेज। क्या हो गया कि ATP की सिंथेसिस हो रही है, RNA की सिंथेसिस हो रही है, प्रोटीन मॉलिक्यूल की सिंथेसिस हो रही है और सभी मेम्ब्रेन्स के की सिंथेसिस हो रही है। फेज के अंदर जो ऑर्गेनेल्स हैं उनके सभी मेम्ब्रेन्स की वो सिंथेसिस कर रहा है। तो ये सिंथेसिस क्या हो गया कि ये रॉ मटेरियल है किसके लिए? रिक्वायर्ड फॉर द एस फेज। जो सेकंड फेज होने वाली, जो सिंथेटिक फेज होने वाली है, उसके लिए जो रॉ मटेरियल है, जो सिंथेटिक फेज क्या है कि जो न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमेटिड मटेरियल है वो क्रोमेटिड थ्रेड जैसा है, तो वो सिंगल स्ट्रैंडेड है, उसे डबल स्टैंडर्ड करना है यानी कि उसका रेप्लिकेशन करना है, इसलिए उसे सिंथेटिक फेज बोलेंगे। तो ये सिंथेटिक फेज के लिए कौन से मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी? यहाँ पे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स की ज़रूरत पड़ेगी और RNA मॉलिक्यूल्स की ज़रूरत पड़ेगी और एनर्जी की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये RNA मॉलिक्यूल, प्रोटीन मॉलिक्यूल और एनर्जी, ये क्या है? रॉ मटेरियल है इस फेज के लिए। तो इस फेज के लिए ये ग्रोथ फर्स्ट क्या कर रही है? रॉ मटेरियल प्रिपेयर कर रही है, रिक्वायर्ड कर रही है। फिर साइज ऑफ द सेल इंक्रीज एंड सेल ग्रोथ। तो इससे क्या हो गया? इसके बॉडी के सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर क्या हो गया? प्रिपरेशन हुआ। कौन सा प्रिपरेशन हुआ? ATP मॉलिक्यूल का प्रिपरेशन हुआ, फिर प्रोटीन मॉलिक्यूल का प्रिपरेशन हुआ और RNA मॉलिक्यूल का प्रिपरेशन हुआ। फिर जो साइटोप्लाज्म जो है उसके अंदर जो ऑर्गेनेल्स है उसके लिए भी मेम्ब्रेन्स का प्रिपरेशन हुआ। तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया कि कोई बैग है, बैग के अंदर हम चीज़ें डालने लगे तो क्या हो जाता है? बैग फूल जाती है। वैसे ही यहाँ पे ये सेल जो है एक बैग जैसा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में भी प्रिपरेशन हो रहा है और साइटोप्लाज्म में भी प्रिपरेशन हो रहा है। तो क्या हो गया कि मटेरियल इसके अंदर ऐड हो रहा है। कौन सा मटेरियल ऐड हो रहा है? ATP मॉलिक्यूल्स ऐड हो गए, RNA मॉलिक्यूल ऐड हो गए, प्रोटीन मॉलिक्यूल ऐड हो गए। तो क्या हो गया? उसकी साइज बढ़ गई, वो भी फूल गई। तो यहाँ पे साइज ऑफ द सेल इंक्रीज एंड सेल इज ग्रोथ। तो साइज बढ़ गई, सेल की साइज इंक्रीज हो गई, इसका मतलब क्या हुआ कि सेल की ग्रोथ हो गई। अभी सेकंड फेज यानी कि एस फेज के अंदर इसे एस फेज भी बोलेंगे और सिंथेटिक फेज भी बोलेंगे। इट इज़ द synthesis phase in which DNA is synthesized or replicated so that amount of DNA per cell is double। अभी देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो ATP मॉलिक्यूल्स है उसका यूज़ करके, प्रोटीन और RNA का यूज़ करके जो न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमेटिड मैट्रिक्स था DNA का, वो क्रोमेटिड मैट्रिक्स का सिंथेसिस
हो गया, यानी कि उसका रेप्लिकेशन हुआ। और रेप्लिकेशन होने से क्या हो गया कि जो सिंगल स्टैंडर्ड था वो डबल स्टैंडर्ड बन गया। तो डीएनए मॉलिक्यूल्स कैसे हो गया, डबल अमाउंट में हो गया। जैसे कि वो अगर 4 क्रोमोसोम है और 4 क्रोमोसोम सिंगल स्टैंडर्ड के थे, अभी ये डबल स्टैंडर्ड के हो गए, तो उसकी साइज क्या हो गई, बड़ी बड़ी हो गई। और वो डबल हो गया ना, उसकी साइज बढ़ गई। अभी हिस्टोन प्रोटीन्स आर ऑल्सो सिंथेसाइज्ड ड्यूरिंग दिस फेज। अभी यहाँ पे जो डीएनए मॉलिक्यूल्स है उसका रेप्लिकेशन हुआ, और रेप्लिकेशन होने के लिए जो एनर्जी यूज की गई, प्रोटीन यूज किया गया, आरएनए मॉलिक्यूल्स यूज किया गया, तो वो सभी मॉलिक्यूल्स कैसे हो गए, ख़त्म हो गए। लेकिन यहाँ पे जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं वो ज़्यादा सिंथेसाइज हो गया, और जो प्रोटीन सिंथेसाइज हो गया तो उसे कंडेंस करने के लिए उसका हिस्टोन में परिवर्तन हो गया। जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं वो हिस्टोन प्रोटीन में सिंथेसाइज हो गया। तो सिंथेटिक फेज में क्या होता है कि डीएनए मॉलिक्यूल्स डबल स्टैंडर्ड होता है और हिस्टोन प्रोटीन्स का सिंथेसिस होता है। फिर उसके अंदर जो अगर सेल जो है वो प्लांट सेल है, तो यहाँ पे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जो है वो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के ट्यूबल्स फॉर्म होने लग जाएंगे। लेकिन अगर सेल एनिमल सेल है तो उसके अंदर जो सेंट्रॉइड रहता है, एनिमल सेल के अंदर सेंट्रॉइड प्रेजेंट रहता है। हमने सेल स्ट्रक्चर जो पढ़ा था सेल, उसमें हमने पढ़ा था कि एनिमल सेल के अंदर सेंट्रॉइड प्रेजेंट रहता है। वो जो सेंट्रॉइड है ये सिंथेटिक फेज के टाइम वो उसका सेंट्रॉइड का डिवीज़न होता है। तो डिवीज़न स्टार्ट होती है क्योंकि एक सेंट्रॉइड से 2 सेंट्रॉइड बनने शुरू हो जाते हैं। अभी नेक्स्ट है G2 फेज। G2 फेज यानी कि ग्रोथ सेकंड फेज। ग्रोथ सेकंड इज द सेकंड ग्रोथ फेज ड्यूरिंग विच न्यूक्लियस इंक्रीज इन वॉल्यूम। अभी देखो यहाँ पे क्या हो गया, ग्रोथ फर्स्ट हुई थी जिसके अंदर एटीपी मॉलिक्यूल्स तैयार हुआ, आरएनए मॉलिक्यूल तैयार हुआ, प्रोटीन मॉलिक्यूल तैयार हुआ, और फिर वो सभी रॉ मटेरियल यूज करके सिंथेटिक फेज फॉर्म हुई जिसके अंदर जो न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए का क्रोमैटिड मैट्रिक्स था उसका डबल स्टैंडर्ड में फॉर्म हुआ, उसका डबल अमाउंट हो गया, और जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स था उसका कन्वर्शन हिस्टोन में हो गया, हिस्टोन प्रोटीन में हो गया। और जो एनिमल सेल थी तो उसके अंदर जो सेंट्रॉइड था उसका भी डिवीज़न होना शुरुआत हो गया, यानी कि डिवीज़न स्टार्ट हो गई। तो इससे क्या हो गया कि जो एटीपी ख़त्म हो गया था, प्रोटीन मॉलिक्यूल ख़त्म हो गया था, आरएनए मॉलिक्यूल ख़त्म हो गया था, वो अभी वापस फॉर्म होने लग जाएगा क्योंकि डबल स्टैंडर्ड का स्ट्रक्चर स्टॉप होने के बाद, डीएनए मॉलिक्यूल्स की सिंथेसिस कंप्लीट होने के बाद ग्रोथ सेकंड स्टार्ट होगी जिसके अंदर एक्चुअल डिवीजन के लिए जो एनर्जी लगने वाली है वो एनर्जी का फॉर्मेशन होगा, एटीपी मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होगा, आरएनए का फॉर्मेशन होगा, प्रोटीन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा। इससे वो न्यूक्लियस की साइज जो है, न्यूक्लियस का जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ है इसेंशियल है सेल के लिए, वो डिवीजन के लिए, वो सभी इसके अंदर फॉर्म होंगे और ऑकर ड्यूरिंग दिस फेज। वेरियस proteins necessary for cell divisions are synthesized during this number of synthesis molecules यहाँ पे फॉर्म हो गए। Beside RNA synthesis also occur during this phase। इस फेज के अंदर RNA और प्रोटीन का भी सिंथेसिस होगा। अगर ये एनिमल सेल है तो डॉटर पेयर ऑफ सेंट्रॉइड अपीयर
नियर द प्री एग्जिस्टिंग पेयर। अभी देखो, अगर ये एनिमल सेल है तो इसके अंदर जो सेंट्रोइड है उसका डिवीजन स्टार्ट हो गया था सिंथेटिक फेज में, तो यहाँ पे वो डिवीजन कंप्लीट हो जाता है और दो सेंट्रोइड्स फॉर्मेट हो जाते हैं। जो दो सेंट्रोइड्स फॉर्म हुए वो जो प्री एग्जिस्टिंग न्यूक्लियर जो पे जो सेंट्रोइड्स के दो सेंट्रोइड्स अपियर हो गए, वो कहाँ पे अपियर हो रहे हैं? नियर द प्री एग्जिस्टिंग पेयर, यानी कि सेल के जो प्री एग्जिस्टिंग टाइम है पेयर जो है वहाँ पे वो प्रेजेंट है। मीन्स कि सेल वो एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में चले जाएंगे। जो दो सेंट्रोइड्स हैं सेल के अंदर एक दूसरे से वो अपोजिट पोल पे चले जाएंगे, इसलिए नियर दे अपीयर नियर द प्री एग्जिस्टिंग पेयर। अभी यहाँ पे ग्रोथ फर्स्ट कंप्लीट हुआ, फिर सिंथेसिस ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल का हुआ, फिर ग्रोथ सेकंड कंप्लीट हो गया। तो ग्रोथ सेकंड कंप्लीट होने के बाद सेल एम फेज में चली जाएगी, यानी कि एक्चुअल डिवीजन के फेज में चली जाएंगी। तो अब हम देखेंगे एम फेज और पीरियड ऑफ डिवीजन। एम फेज ये क्या है? एक्चुअल डिवीजन फेज है। इसके अंदर जो है, एम स्टैंड फॉर द माइटोसिस और मियोसिस। एम क्या स्टैंड कर रहा है? माइटोसिस और मियोसिस। माइटोसिस और मियोसिस ये सेल डिवीजन के टाइप हैं। अगर सेल वेजिटेटिव टाइप है और सोमेटिक टाइप है, वेजिटेटिव कोई दूसरा नाम है सोमेटिक, तो सोमेटिक टाइप ऑफ सेल है तो इसके अंदर माइटोसिस होगा, और अगर वो जर्मिनेटिंग सेल है तो इसके अंदर मियोसिस होगा। तो सेल के ऊपर डिपेंड है कि माइटोसिस करना है या मियोसिस। सेल अगर वेजिटेटिव है तो माइटोसिस होगा, और सेल अगर रिप्रोडक्टिव है तो मियोसिस होगा। इसलिए एम फेज क्या है कि ये तो माइटोसिस है और मियोसिस है, दोनों में से कौन सी भी एक फेज है, इसलिए इसे बोलेंगे एम फेज। एम फेज इन्वॉल्व कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। ये फेज क्या इन्वॉल्व करेगी? कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस, क्योंकि ये एक्चुअल डिवीजन की प्रोसेस है। इसके अंदर फर्स्ट न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, बाद में साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा। कैरियोकाइनेसिस इज डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इनटू टू डॉटर न्यूक्लिया। अभी देखो, कैरियोकाइनेसिस का मतलब क्या है? कैरियो मीन्स न्यूक्लियस एंड काइनेसिस मीन्स डिवीजन। तो न्यूक्लियस का डिवीजन फर्स्ट होगा। फर्स्ट में क्या हो जाएगा? न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, तो एक न्यूक्लियस के दो न्यूक्लियस तैयार हो जाएंगे। जो दो न्यूक्लियस तैयार हो गए तो उसे क्या बोलेंगे? डॉटर न्यूक्लिया। तो टू डॉटर न्यूक्लिया यहाँ पे फॉर्म हो जाएंगे। अब इस सेल के अंदर न्यूक्लियस का डिवीजन हो गया, तो एक सेल के अंदर कितने न्यूक्लियस हो गए? टू न्यूक्लियस हो गए, यानी कि टू डॉटर न्यूक्लिया हो गए। तो क्या हो जाएगा कि इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर भी नंबर ऑफ ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट थे, उसका भी प्रोलिफिकेशन हो रहा था। कहाँ पे हो रहा था? ग्रोथ फर्स्ट में ही उसका प्रोलिफिकेशन स्टार्ट हो गया था। हमने देखा था कि मेम्ब्रेन्स आर सिंथेसाइज, तो जो मेम्ब्रेन जो है वहाँ पे सिंथेसाइज हो रहे थे, इसका मतलब ऑर्गेनेल्स का भी प्रोलिफिकेशन हो रहा था। तो न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म के अंदर दो डॉटर न्यूक्लिया और नंबर ऑफ ऑर्गेनेल्स फॉर्म हो गए। तो डॉटर न्यूक्लिया फॉर्म होने के बाद एक्चुअल में साइटोप्लाज्म का भी डिवीज़न होगा। तो साइटोप्लाज्म के डिवीज़न को बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। मीन्स वेयर एज द साइटोकाइनेसिस इज डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म रिजल्टिंग इनटू टू डॉटर सेल्स। इसका रिजल्ट क्या निकलेगा कि साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो गया तो दो सेल फॉर्मेट हो जाएंगे, टू डॉटर सेल फॉर्म हो जाएगी। तो जो सेल डिवाइड हुई उसे हम पेरेंट सेल बोलेंगे, और जिससे दो डॉटर सेल तैयार हुए उनको हम बोलेंगे डॉटर सेल्स। न्यू सेल तैयार हुए उसे हम डॉटर सेल
बोलेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आज हमने क्या पढ़ा, सेल साइकिल पढ़ा, जिसके अंदर इंटरफेस फॉर्म होता है और एम फेस फॉर्म होता है।